बहुत बॉयंसी है और आज भी मैं एफआई का डेटा बहुत क्लोजली वॉच करूंगा, नॉट ओनली कैश नंबर बट फ्यूचर्स का डेटा। वहाँ पे मानसी ने सुबह बताया था किस तरह से लास्ट 2-3 दिन से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आ रहे हैं। आइए इस सब बातों को आगे लेके चलते हैं, गुरमीत चड्ढा जी से ये मिलते हैं। गुरमीत जी नमस्कार। आपकी दिल्ली वाला एक्सटेंडेड वीकेंड कैसा रहा? होली वाला एक्सटेंडेड वीकेंड खूब एंजॉय किया आपने अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ? अजय जी बिल्कुल 2 साल बाद थोड़ा सा रौनक थी हर तरफ, बाजार में भी थी, सोसाइटीज में भी थी। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है वो उसने भी थोड़ा सेलिब्रेशन को बेटर बनाया। ये बताइए कि हम 17,200 पे हैं, मामूली 150-200 पॉइंट इधर उधर मैं नहीं देखता, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाजार ने लास्ट वीक हिस्टोरिक वीक रखा और ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया। आपको क्या ये एक सेंस आ रहा है कि शायद एटलीस्ट ये वॉर ट्रिगर्ड करेक्शन ओवर हो गया हो? भले ही कुछ और मार्केट ऑलवेज फाइंड्स अ न्यू वे, कुछ नई चिंता ढूंढ लेगा, लेकिन फिलहाल ये जो चिंता है वॉर वाली और ये कितना भयानक हो सकती है वो धीरे धीरे कंटेन होता नजर आता है क्या आपको? थोड़ा सा जरूर फर्क पड़ा है, हालांकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज में हम मतलब टेबल थम करके नहीं बोल सकते कि ये दिस इज बिहाइंड अस। आई थिंक जो फेड इवेंट था वो एक मेरे हिसाब से एक बड़ा इवेंट था जो कि मुझे लगता है अब बिहाइंड है। फेड ने क्लियर कर दिया वो कितना रेट हाइक करेगा। मैं थोड़ा सा सरप्राइज था कि उन्होंने जो टेपरिंग है, जो बॉन्ड बाइंग है, वो उस पर जो है वो निर्णय मई में लेके, तो वो मुझे लगता है कि अभी भी लिक्विडिटी सिस्टम में पंप हो रही है, तो वो एक मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो उतना ही इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। हमने पास्ट में देखा है कि जब भी वो एक कहावत है कि एवरी पास्ट करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी, एवरी करंट करेक्शन इज अ रिस्क। तो ये हमेशा होता है, हमें हमें पिछले करेक्शन हाइंडसाइट में अपॉर्चुनिटी लगता है। तो बाजार, हालांकि इंडेक्स 17,200-300 पे ऑलमोस्ट वापस आ गया है, बट बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे करेक्शन काफी काफी डीप हुआ है और कुछ अच्छे स्किल्स में हुआ है। तो ये साल थोड़ा सा जो जैसा मैंने पहले भी बोला, रिस्क मैनेजमेंट का साल है। आपको रिस्क से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप रिस्क अच्छा मैनेज करेंगे, आप ओवर पे नहीं करेंगे, आप उन कंपनीज में थोड़ा सा फोकस करेंगे जहां पे अर्निंग विजिबिलिटी है, क्योंकि मुझे लगता है अर्निंग से बड़ा हेज कोई नहीं है इस वोलेटाइल टाइम में। वो थोड़ा सा रिटर्न एक्सपेक्टेशन लो रखेंगे तो ये साल भी मुझे लगता है कि ठीक निकल सकता है। रिस्क मैनेजमेंट इज अ स्किल, और ऐसे स्किल्स एक्सप्लेन करने के लिए आपके जैसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हो, फिर क्या कहना। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। बाजार में कई सारे ऐसे शॉक्स देखने को मिले पिछले दिनों, लेकिन भारतीय बाजार ने हर शॉक को अच्छे तरह से डाइजेस्ट भी किया और उन तमाम शॉक्स के दौरान भी अच्छे तरीके से यहाँ पर जूझते हुए दिखे। एक ऐसा ही शॉक था क्रूड ऑयल प्राइसेस, जहाँ पर बड़ा उबाल हमने देखा। उसके बाद अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अब भी वॉलेटाइल सिचुएशन है, लेकिन क्या लगता है आपको, एक तरह से अगर भारतीय बाजार की बात करें, क्रूड ऑयल की जो इतनी बड़ी तेजी थी उसको भी डाइजेस्ट कर लिया, तो क्या लगता है करंट सिचुएशन पर स्ट्रेंथ हमारी बिल्टअप कितनी होती हुई दिख रही है? मैं हमेशा ही कहता हूं कि ये जो सिस्टम है अभी थोड़ा सा ब्रोकन है। हमें कमोडिटी प्राइसेस को लेकर एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। 2 साल 1.5 साल पहले जब क्रूड जीरो आया था वो भी अनफेयर था। मुझे लगता है ये प्राइस भी थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप ओपेक की भी कमेंट्री देखें, अगर आप अरामको के नंबर्स आए और अरामको की अगर आपने कमेंट्री सुनी तो उन्होंने बोला है कि जो प्री कोविड डिमांड है तो 2022 के एंड तक आई। तो क्लियरली ये सप्लाई शॉक है, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से बढ़ा है। और बाजार में आप देखिए, आपको रशियन ऑयल ऑलरेडी सस्ता मिल रहा है, $25 $30। तो थोड़ा रेजिलियंस दिखा है। मुझे लगता है थोड़ा जो क्रूड से इम्पैक्ट होने वाली कंपनीज है वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है हमें नजर रखनी चाहिए। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल, हम हमेशा पेंट्स की तरफ जाते हैं, तो जहां प्राइसिंग पावर बेटर होगी, जहां इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर होगा, आपको फर्क देखने को मिलेगा इस साल। इवन आप देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स में भी, जो सेक्टर काफी न्यूज में था लास्ट ईयर, बहुत सारी कंपनीज है जिनको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्रूड की डेरिवेटिव से। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन है या टोलुइन है। कुछ जगह इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ता है, जैसे हम जो फ्लोरीन रिलेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं वहां पे कम पड़ता है। तो थोड़ा सा, जैसा मैंने बोला, इस साल आपको लेवल 2 लेवल 3 जाने की जरूरत है। आपको थोड़ा ये देखना है कि कहाँ इम्पैक्ट क्रूड डेरिवेटिव्स का कम आता है, जो नियर टर्म इम्पैक्ट है, किस कंपनी के पास बेटर हेजिंग स्किल्स है, बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, किसका कॉस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा लीन है। और ये खाली क्रूड की बात नहीं है, कमोडिटी प्राइसेस की भी बात है। आप जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अभी अर्ली समर सीजन है, हमें कमोडिटी शॉक सबको लगा है, बट अगर आप पिछले तिमाही रिजल्ट्स देखेंगे, जैसे वोल्टास अगर आप देखेंगे, उनका एबिटा मार्जिन एक्चुअली थोड़ा सा बेटर हुआ
vis-a-vis लेट्स से ब्लू स्टार का जिसका मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ। तो आपको इस साल हर सेक्टर में वो कमोडिटी रिलेटेड है, क्रूड रिलेटेड है, आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा कंपनीज में, और उसी पे हमें फोकस करना चाहिए, जैसे हम कहते हैं कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। ऑलराइट, बिल्कुल प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो गुरमीत। प्रियंका यार, ब्लू स्टार की आप बात भी करें, उनका मैनेजमेंट भी हमारे साथ पिछले हफ्ते था, बहुत ही रॉबस्ट टारगेट भी वो दे रहे थे अपने इंडस्ट्री व्यू को लेकर। तो एब्सोल्युटली ये सारे सेक्टर्स तो वॉच आउट करने के लिए हैं ही, लेकिन अगर आपने कॉर्पोरेट अर्निंग्स को स्टडी करना शुरू किया हो, आई एम श्योर आप कर भी रहे होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से सेक्टर्स हैं जो एक पॉजिटिव ट्रिगर दे सकते हैं, पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि बाजार अब डोमेस्टिक ट्रिगर्स को आए करना चाहेगा? तो तीन चार पॉकेट्स हैं जहाँ मुझे लगता है कि अर्निंग अच्छा रहेगा। मुझे लगता है जो हमारे आईटी सर्विसेज है, आपने एक्सचेंजर के नंबर्स देखे लास्ट वीक, मुझे लगता है कि हमें अर्निंग मोमेंटम मेंटेन होगा इस क्वार्टर भी। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस की बात करें, उन्होंने ऑलरेडी 20% का गाइडेंस दिया है, जो मुझे लगता है उससे भी बेटर होगा। 7% कॉन्स्टेंट करेंसी में ग्रोथ है। और अभी हो क्या रहा है, अगर आप नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे तो सिंपल सर्टिफिकेशन और एक्रेडिटेशन से ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये मूव कर रहे हैं जॉइंट इनोवेशन पे, को इनोवेशन सेंटर पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, जॉइंट बिडिंग पे। तो आपके नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज हो रहे हैं। तो जहां पे जो कंपनी सिंपल आईटी वेंडर है या कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर है, उसमें आपको फर्क देखने को मिलेगा नतीजों में। वो आपको डील विन में भी दिखेगा, आपको मार्जिन में भी दिखेगा, क्योंकि अगर आपका प्राइसिंग आउटकम ड्रिवन है तो मार्जिन पे प्रेशर कम आएगा। इसके अलावा हमने, अगर आप उनका रेशियो देखिए कोर टू डिजिटल का, कोविड से पहले 37% के आसपास डिजिटल था, बाकी कोर था। ये रिवर्स हो गया है, डिजिटल अभी ऑलमोस्ट 58-59% है, और नए ग्रोथ लीवर्स देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो क्लाउड अडॉप्शन माइग्रेशन है और जो बाकी इमर्जिंग एरियाज है, हमें शायद मल्टी ईयर टेक साइकिल में है। हाँ, वैल्यूएशन थोड़े से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक से मुझे लगता है काफी करेक्शन आया है। हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट एज वेल एज सेकंड थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट हमारी बैंकिंग सेक्टर पे मेरे हिसाब से काफी कम होगा। एचडीएफसी बैंक को मैंने बहुत कम 3 बुक वैल्यू के नीचे देखा है। आप आईसीआईसीआई बैंक देखिए, पिछले क्वार्टर उन्होंने करीबन 23-24% कोर ऑपरेटिंग उनका परफॉर्मेंस बढ़ा। नेट इंटरेस्ट इनकम करीबन 12,300 करोड़ थी। बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है पिछले 2-3 साल में। आपने अभी एफआई सेलिंग की बात करी, आप देखिए ये जो पूरा ट्रेंड है रिटेल इन्वेस्टर्स का और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का, ये मुझे लगता है काफी सस्टेनेबल ट्रेंड है, जिसे हम इक्विटी कल्चर बोलते हैं। लगभग 1 लाख डीमैट अकाउंट अभी भी खुल रहे हैं, और अभी आने वाले समय में ये मोमेंटम चलेगा। तो जैसे सीडीएसएल वगैरह है, जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और होम इंप्रूवमेंट, मेरे हिसाब से मैंने अभी होम लोन ब्याज दर चेक करी कुछ, और थोड़ा सा चैनल चेक्स किए, काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है कंज्यूमर अप्लायंसेस की, होम इंप्रूवमेंट थीम्स की, हाउसिंग लोन डिसबर्सल्स की। तो मुझे लगता है ये एक और जो है काफी सस्टेनेबल ट्रेंड। राइट, गुरमीत, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। इनफैक्ट एचडीएफसी के पराग राव जी से हमने बात भी की थी कुछ दिन पहले, और वो भी काफ़ी, लेकिन लास्ट 2 साल में जो इसने रुलाया इन्वेस्टर्स को, बहुत ज़बरदस्त डी रेटिंग हुई स्टॉक में, और अच्छे लोगों को लगा कि 20% कैगर का मतलब होता है हर साल 20% कैगर। वो ये भूल गए कि 20% कैगर मतलब 3 साल नेगेटिव रिटर्न, और फिर चौथे में 54% कैगर, और तब जाके 20 साल में 20% कैगर बनता है। और आप मुझसे बेटर जानते होंगे, आप तो एचडीएफसी बैंक में काम भी कर चुके हैं। लेकिन मैं मेटल और माइनिंग में आपसे पूछता हूँ, क्योंकि स्ट्रीट ज़बरदस्त तरीके से डिवाइडेड है। एक कह रहे हैं कि 1550 का भाव दोबारा नहीं आएगा टाटा स्टील का, और दूसरे कहते हैं कि वेदांता 800 रुपये हो जाएगा। आज भी हमने देखा वेदांता और जेएसपीएल में डेट रिडक्शन की कमेंट्री को बाजार बहुत पसंद करता है। आपकी क्या बेट्स हैं इस स्पेस में? अजय, आपने बहुत अच्छी बात बोली। एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कमोडिटीज में। आपको ध्यान होगा टाटा स्टील 2009 में और 2019 का भाव लगभग सेम था, और अब हमने ये 300 से 1200-1300 रुपए और 1500-1600 तक गया है। तो मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें पॉजिटिव प्राइस पे हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए अपने एंट्री पॉइंट को लेके। और आप लॉन्ग टर्म व्यू नहीं ले सकते। आपको ये सिक्लिकल सेक्टर है, और आपको थोड़ा सा टैक्टिकल होना चाहिए। मुझे लगता है जैसे टाटा स्टील की बात करें, आपको इस क्वार्टर में थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा। वो कोकिंग कोल प्राइसेस की वजह से भी है, थोड़ी यील्ड्स भी कम हुई है। उन्होंने हालांकि अगले साल गाइडेंस दिया है कि उनका यूरोपियन बिजनेस भी काफी अच्छा टर्न अराउंड होगा, जो कि एक ड्रैग रहा है
परफॉर्मेंस से। और ये जो डिस्ट्रप्शन हुआ है जियोपॉलिटिकल की वजह से, ये स्पेस थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी टाटा स्टील की देखने की। तो मुझे लगता है मैं नॉन फेरस पे थोड़ा सा ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ फेरस की जगह, समथिंग लाइक हिंदाल्को। और थोड़ा सा आपको एंट्री पॉइंट जो है बेटर देखना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल इंडिया में स्टार्ट हो रही है, केपेक्स साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो खाली कमोडिटी मत करिए, पूरा बास्केट करिए। आप उसमें सीवी भी आता है। आपको आज अशोक लेलैंड है, उसका जो टॉप लाइन था कोविड से पहले वो 30,000 करोड़, आज उसका मार्केट कैप भी 32-33,000 करोड़ है। तो आपको वन टाइम सेल्स मिलता है। आपका L&T है, 3-4-5 साल से हमने देखा है एक थोड़ा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है vis-a-vis बेंचमार्क। बट अगर आप टेंडरिंग एक्टिविटी देखिए, गवर्नमेंट का पुश देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, उन्होंने भी अपना जो उनका ड्रैग था हैदराबाद मेट्रो, वहां पे भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग करी है, आपको काफी रीजनेबल वैल्यूएशन मिलेगा, प्लस उसका एक सम ऑफ टोटल पार्ट्स का प्ले है। तो पूरा पूरा बास्केट खेलिए, उसमें आप सीवी करिए, उसमें आप बिल्डिंग मटेरियल लीजिए, उसमें आप कैपिटल गुड्स लीजिए। खाली कमोडिटी तक इस इन्वेस्टमेंट साइकिल को तो आपको व्यू लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल का इंसेप्शन है इंडिया में, तो आप पूरा बास्केट लीजिए रादर देन जस्ट कमोडिटीज में प्ले करने की जगह। राइट। गुरमीत, एक रियल एस्टेट पे भी आपसे व्यू लूंगा मैं, क्योंकि आप देखिए कुछ बीटन डाउन स्टॉक्स में एक्टिविटी वापस शुरू हो गई। गोदरेज प्रॉपर्टीज 1630-40 पे आ गया, रियल्टी में 1400 जाके ऑलमोस्ट। इंडिया बुल रियल भी 195 वाला 95 हो गया था, फिर वापस 115 पे आ गया, 110 पे। आज क्रिस वुड ने बोला कि डिप्स पे रियल्टी स्टॉक्स और एनर्जी स्टॉक्स लेने चाहिए। तो रियल एस्टेट आपके बैकयार्ड में कैसा काम हो रहा है रियल एस्टेट में, और आपको कुछ स्टॉक्स पसंद है क्या? सो हम आपको, आपने ठीक बोला बिल्कुल अजय जी, आपको ज्योग्राफी वाइज लेना चाहिए। रियल एस्टेट होमोजीनियस सेक्टर नहीं है। जैसे अगर हम, क्योंकि मैं नॉर्थ में हूँ, डीएलएफ का अगर आप देखिए, उनका जो उन्होंने गाइडेंस दिया था सेल्स का, उसको करीबन 25-30% से करेंगे। 4500 करोड़ का उन्होंने गाइडेंस दिया था। आई थिंक 6,000 करोड़ से ऊपर क्रॉस होगा। उनका मिड टाउन प्रोजेक्ट दिल्ली में हुआ है, उसका उनको काफी अच्छा मोमेंटम मिला है। उनका कुछ डाउन साउथ में जो प्लॉटिंग रिलेटेड है, वहां भी मोमेंटम है। रेंटल में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब थोड़ा ओपन अप हो रहा है। थर्ड वेव हमारे पीछे, जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन होती है, स्कूल्स ओपन होते हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट ओपन होते हैं, उनका रेंटल पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। और स्टॉक काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है, 360-370 रुपए के, अगर मेरा अंदाजा सही है तो। आपने गोदरेज की बात करी, 2 बहुत अच्छे उनके प्री सेल्स हुए। नोएडा में जो उन्होंने फॉरेस्ट वाला जो उनका प्रोजेक्ट था, वो काफी अच्छा टेक ऑफ हुआ। और अभी जो अपडेट आया है साउथ में भी हमें कुछ अच्छे अपडेट्स देखने को मिले। तो मुझे लगता है वैल्यूएशंस रीजनेबल है। थोड़ा सा बस जो बैलेंस शीट होती है रियल एस्टेट कंपनीज की, वो थोड़ा सा ट्रिकी होती है एनालाइज करना। तो आपको ये देखना चाहिए कि कहाँ पे भी डेट रिडक्शन भी साथ साथ में प्ले हो रहा है, ताकि आपको दोनों ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज मिले। और यहाँ भी मैं कहूंगा कि आप पूरा बास्केट प्ले करिए, आप होम इंप्रूवमेंट करिए। बहुत अच्छी कंपनीज हैं वायर्स एंड केबल्स में, बहुत अच्छी कंपनीज हैं होम अप्लायंसेस में, बहुत अच्छी कंपनीज हैं टाइल्स वगैरह। बहुत सारे सेक्टर्स अगर आप देखेंगे जैसे केबल एंड वायर है, बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें लेट्स से पॉलीकैब का 23% मार्केट शेयर सिर्फ ऑर्गेनाइज सेगमेंट पे। वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में अब आ गया है। पिछले 5 साल में देख रहा था, उन्होंने 30% कैगर ग्रो किया है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में, अप्लायंसेस में, सोलर टॉपिक्स में, सब में। बहुत अच्छी बैलेंस शीट है, 20% ROE है पिछले 3-4 साल का एवरेज है। सिमिलरली आप टाइल्स में देखेंगे तो पूरा सेक्टर, जैसा मैं बोलता हूँ, होम इंप्रूवमेंट की कीजिए। हाँ, उसमें कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स भी आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो बहुत की ट्रिगर्स आपने इस पूरे स्पेस के लिए बताए, और कई सारे स्टॉक्स स्पेसिफिक एक्शन जो हम देख भी रहे हैं, जो वी कैन एब्सोल्युटली रेजोनेट विद व्हाट यू आर टॉकिंग। गुरमीत, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस, यहाँ पर आपका क्या व्यू बनेगा? जिस तरह की प्रोजेक्शन आ रही है कि यहाँ $100 बिलियन तक की आपको यहाँ प्रोजेक्शंस दिख सकती हैं टू 2030 तक, तो आपके यहाँ टॉप पिक्स क्या होंगी? मेरा थोड़ा मीडिया एंटरटेनमेंट को व्यू थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है कि हमें काफी डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है। जो कंपनी के स्पेंड्स हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ज्यादा हो रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ। तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया कंपनीज को लेके उनको इवैल्यूएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, आपको थोड़ा वैल्यूएशन दिखेगा कि जी बहुत रीजनेबली वैल्यू दिखेगा। हमने देखा न्यूज 18 में भी हमें काफी अच्छा देखने को मिला। मुझे लगता है कि एक कंपनी है एफएल इंडिया, जिसे मैं ट्रैक करता हूँ, हालांकि मुझे थोड़ा सा भी एक्सपेंसिव लगता है वो। उनका अपना एक प्रोप्राइटरी मॉडल है, जिससे आप जो एड्स देखते हैं, आप कोई भी ऐप खोलेंगे फोन पे, उसकी वो प्लेसमेंट से लेके, और उनका बड़ा यूजर ड्रिवन मैट्रिक्स है। दे चार्ज यू बेसिस द एंगेजमेंट, तो which is very very proprietary to them। तो मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा। बजट्स रिअलाइंड होंगे, और जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे सोशल मीडिया है, आपका स्मार्टफोन है, या जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, इनका एलोकेशन और बजट बहुत बढ़ेगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये एक इंडस्ट्री है जिसमें आपको काफी डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल। गुरमीत, न्यू एज कंपनीज पर आपका थोड़ा एलैबोरेटेड अप्रोच हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जिन कंपनियों के नाम कुछ महीनों पहले काफ़ी बड़े ज़ोर शोर से हम सुन रहे थे, उन कंपनियों में अब कोई मीट नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अगर मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो न्यू एज कंपनीज में 68% के लॉसेस भी नजर आए हैं। ऐसे में न्यू एज कंपनीज पर क्या कहीं कोई कन्विक्शन बन रहा है, और कौन से स्पेसेस होंगे जो आप चुन रहे हैं फिर? तो मुझे लगता है ये पूरे बास्केट को एक ब्रश से पेंट करना सही नहीं है। मार्केट ने पहले एक पॉजिटिव ब्रश से पेंट किया जब सबके आईपीओ आ रहे थे। जो भी आता था 2x 3x पे लिस्ट हो रहा था, और वो भी गलत था। अभी जिस हिसाब से थ्रैशिंग हो रही है, मुझे लगता है वो भी थोड़ा सा अनफेयर है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है। देखिए, ये ना एक हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है। इसमें क्योंकि आप ट्रेडिशनल मैट्रिक्स नहीं यूज कर सकते। इसमें शायद आपको ये पी मल्टीपल, ईवी बाय एबिटा, ये जो हमारे ट्रेडिशनल यार्डस्टिक्स हैं कैश फ्लो देखने के, पॉजिटिव कैश फ्लो के, वो काम नहीं आते हैं, क्योंकि आप ये डिसरप्टिव प्लेस हैं, और ये हमारे लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। चाहे वो फूड एग्रीगेटर्स हैं, चाहे वो बाकी फिनटेक वगैरह हैं, बट इवॉल्व हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि मुझे विद इन दिस न्यू एज कंपनी 3-4 चीजें जो थीम्स अच्छी लगती हैं। एक मुझे लगता है कि जो फिनटेक थीम है, मैं सीडीएसएल को भी न्यू एज मानता हूँ। आप चाहे ट्रेडिंग करिए, आप बोनस एक्शन होगा, ई केवाईसी है, एन्युटी चार्जेस है, सब में रेवेन्यू बनता है, एवरीथिंग ऑनलाइन है। मैं आईएक्स को भी न्यू एज मानता हूँ, क्योंकि आज सिर्फ 5% इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज पे ट्रेडेड है। तो खाली हमें उसे आईपीओ से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। बहुत सारी जैसे क्यूएसआर स्पेस है, जो फूड, जैसे आप डोमिनोज देखिए, 50% डिलीवरी वो अपने ऐप पे करते हैं, तो उनका बार्गेनिंग पावर बाकी फूड एग्रीगेटर से बेटर है। तो बहुत सारी फूड टेक्नोलॉजी कंपनीज भी है। तो मुझे लगता है कि गेमिंग, फूड टेक्नोलॉजी और जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, ये और इवॉल्व होंगे, इनका बिजनेस मॉडल और चेंज होगा। तो आप किसी एक आइडिया में ओवर कंसंट्रेशन मत करिए। मैं पहले भी बोलता हूँ, इसे मैं कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग बोलता हूँ। इसको आप वैसे खेलिए जैसे वीसीज और एंजल इन्वेस्टर्स करते हैं। आप इसमें 8, 10, 12 बेट जो आपको समझ में आता है वो लीजिए, और आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि कुछ जगह आपको नुकसान होगा, हो सकता है वैल्यू जीरो भी हो जाए, और कुछ आपके आइडियाज जो है वो डिस्टर्ब करेंगे। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, आप वोलेटिलिटी नहीं देख सकते हैं, तो मेरे नजरिए से इस स्पेस को आप कंप्लीटली अवॉइड करें। राइट, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं 8 से 14% तो ये बाउंस भी हो गए स्पेस में, कई सारे स्टॉक्स इस रीसेंट अप मूव में। बिल्कुल, शुक्रिया गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपना एनालिसिस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए।